वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। और जैसा कि आपको पता है ये आईटी का दौर है। आज की दुनिया में तेज़ी से डिजिटल तरक्की हो रही है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो टेक्नोलॉजी पर होता है। और इसी पस मंज़र में कुछ शोबे ऐसे हैं जिस पर पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिकली जो बुनियादी सुतून है, इसी पर आज हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। और इसके लिए हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के पैनल्स भी जो है वो आज इनवाइट किए हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी सिर्फ सहूलतकारी नहीं होती है, बल्कि एक सहूलत नहीं होती बल्कि तरक्की और बका की जो ज़रूरत होती है वो इस वक्त ये बन चुकी है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए नेसेसिटी बन चुकी है, लग्जरी नहीं है अभी है। क्योंकि हम देखते थे कि बड़े मोबाइल्स होना, महंगे मोबाइल्स होना उस वक्त तो लग्जरी हो सकते थे। आज हमारी वक्त की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन्स पूरे पूरे लैपटॉप्स बन चुके हैं, पूरे ऑफिसेस बन चुके हैं। और इसी के साथ जो इंटरनेट है, जो इसकी कनेक्टिविटी है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक टर्म आ जाती है। एक वक्त था जब वीसीआर अलग था, क्लॉक अलग थी, जो ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ें अलग अलग थी, जिसने मोबाइल ने सब चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद आ जाता है दौर एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बहुत आगे तक अगर लेकर जाएं तो सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसमें फीड करने की जो है कुछ खबरें सामने आ रही। तो हमने कहा हम अच्छे से खूबसूरत से पहले इसको लेते हैं जो इसके अंदर उबूर रखते हों और उनसे बात करेंगे इस पर। फिर एक और हमारी गेस्ट होंगी जो कि टास्क फोर्स का हिस्सा भी है, मेंबर हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और ख़ास तौर पर जो है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं और बड़ी मैच्योरिटी रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। मोहम्मद दानियाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। अच्छा दानियाल, ये बताएं पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने इस शोबे में क्या क्या कारनामे अब तक के सर अंजाम दिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ मैरी क्यूरी पीएचडी स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा के साथ, और हम काम कर रहे हैं इंटेलिवेंट प्रोजेक्ट पे। अच्छा। जो कि विंड एनर्जी के अंदर एआई, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन का एक क्या कहते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मैं उस पर बेसिकली काम कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा 12 साल का क्या कहते हैं पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक रहा है। वहाँ पर मैंने साइबर सिक्योरिटी में और क्या कहते हैं जंगी जहाज़ों पर उधर काम किया। वहाँ से फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी से फिर मैंने एआई की तरफ ट्रांजिशन किया और फिर मैंने कुछ यूएस कंपनीज के साथ काम किया, जिसके बाद फिर मुझे ये स्कॉलरशिप मिली। इसके अलावा मैंने एक अभी रिसेंटली एक अपने पीएचडी के पार्ट पे ही बेसिकली मैं और मेरे लेट मेंटोर मिस्टर रहीम अली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो हम लोग का एक वो विजन था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो बनाया जाए जिसके आपका जो बहुत सारा डाटा जो इतना भी आता है उसको हम ऑटोमेट करके और उसको एक तरीके से स्टोर करें जो अभी इस वक्त काफी हद तक मैनुअल सुपरविजन में होती है। मतलब आपको बार बार एक इंसान की जरूरत पड़ती है उसको करने के लिए। तो वेरिटास के नाम से हमने लॉन्च किया उसको, और वही मेरा आप समझ लें सॉर्ट ऑफ पीएचडी है और वही मेरा आगे फ्यूचर। अच्छा, मुझे शक्ल देखकर मुझे दानियाल लग रहा है कि आप फलसफा भी जानते हैं। हाँ। कोई किताब वगैरह लिखी है क्या? या सिर्फ मुझे ऐसी नजर आ रहा है? या कोई आपका रिसर्च थीसिस हो जिस पे आप कोई किताब लिखी हो? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब लिखी है, ओपन फॉर बिजनेस। ये बेसिकली हमारा जी बेसिकली इसका पॉइंट ये था कि जो पाकिस्तान में मुझे थोड़ा सा ये अवेयरनेस मिसिंग लगती है, लेकिन ये बाहर यहाँ पर ज्यादा है। बट चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आप लोगों के थ्रू ये बात मेरे लोगों तक पहुंच जाए। हमें लगता है कि हमने कोई भी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है ना, कोई भी आईटी का सेटअप खड़ा करना है, तो हमने गूगल को पैसे देना, माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देने, हमने क्या कहते हैं ओपन एआई को पैसे देने, हमने इन जायंट्स को पैसे देने, तो हमारा वो खड़ा होगा सारा सिस्टम। इस बुक में हमने एक्सप्लोर किया कि एक और पैरेलल में कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी, जिनका काम ये था कि कोड आपको पता होगा कि भाई कोड क्या है, अगर यूज करना आता है तो करो, अपने पास डिप्लॉय करो। वरना फिर लोग क्या करते हैं कि चूंकि वो खुद नहीं कर पाते तो वो फिर महंगे महंगे कंपनियों को बुलाते हैं कि आप हमें करके दें। अच्छा। तो अब इशू ये होता है कि काफी अरसा माइक्रोसॉफ्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप विंडोज का नाम जानते होंगे, तो उनको ये पता था, बस सबको ये पता था यार विंडोज इंस्टॉल कर दो, किसी को पता ही नहीं है कि उसका फ्री वर्जन
आप अभी डाउनलोड करो, इस्तेमाल करें, जिसको लिनक्स कहते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इसका फायदा ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में, आप माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को अपना डाटा नहीं दे रहे होते, आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो और आप ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से बना चुके होते हैं, ना कि आप डिपेंड होते हैं कि भाई जब माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज होगा कि यार ये एक मसला आ रहा है विंडोज में वो ठीक होगा। तो ये गैप बेसिकली ओपन सोर्स कम्युनिटी ने खत्म किया। तो हमने एक पूरा केस बनाया कि आप सारे ओपन सोर्स टूल्स यूज करें और अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और सॉफ्टवेयर पे 1 रुपया भी खर्च ना करें। तो बेसिकली ये इसमें हमारा मुद्दा था पूरा। ठीक है, वेरी गुड। दानिया, जरा ये भी जानना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरा बात करते हैं ना हम, ये भी सुनने में आता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये तो काफ़ी अरसे से 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं 2020 के बाद 2000 या फिर 18, थोड़ा सा और पीछे चले हैं 16 के बाद इसमें थोड़ी सी तेज़ी आई है। अब तो काफ़ी काम हो रहा है, हर जगह हम देखते हैं एआई फोरम बने हुए हैं, एआई पॉडकास्ट हो रहे हैं, एआई डिस्कशंस हो रहे हैं, एआई माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस शुरू हो चुके हैं। व्हाट इज एआई इन योर पर्सपेक्टिव? वैसे एक प्रीलूड दे रहा हूँ कि एआई अभी आई नहीं, मार्केटिंग वाले पहले उस पर बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी देर में इंजीनियर बना नहीं पाते, मार्केटिंग वाले बातें करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एआई मैं आपको सिंपल अल्फाजों में बताता हूँ। आप अगर किसी को कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बंदा बड़ा वो इंटेलिजेंट है, तो इसका क्या मतलब है? कि मैं वैसे आपसे एक रेटोरिकल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंटेलिजेंट क्या मतलब है? मतलब यही ना कि पहले गूगल होता था, हम उस पे कुछ सर्च करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद नहीं, ये बंदा इंटेलिजेंट है। मैं बता दूं, बंदा इंटेलिजेंट है, इस पे थोड़ा लेट मी अलाउ मैं आंसर करूंगा आपको। हाँ, दानियल, आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि स्मार्टली कैलकुलेट करता है चीजों को। ओके, यस। सो द आइडिया इज कि स्मार्टली वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको पैटर्न रिकग्निशन आती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा सोशली इंटेलिजेंट है तो वो सोशली लोगों की शक्ल देख के, उनके बॉडी मूवमेंट को देख के, उनकी बातचीत के अंदाज को देख के वो पकड़ लेता है कि यार वो क्या सोच रहे हैं और वो उस हिसाब से एक्ट कर सकता है। यार सोशल इंटेलिजेंट है। मैथमेटिक्स भी एक पैटर्न है। अच्छा। दुनिया में आप देखें कि भाई सूरज कब निकलता है, चांद कब निकलता है, ये आप एक बुक है नॉटिकल अलमनक, वो खोल के देख ले, वो पैटर्न ऑलरेडी लिख दिया गया है कि यार इस दिन इस टाइम पे चांद इस पे निकलेगा। बल्कि हम जब शिप पे होते थे तो हम उस पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सीधा करते थे कि यार चांद निकल आए तो चेक करो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं। तो हम नेचर से अपने आप को वो करते थे। तो इंटेलिजेंस इज सिंपली कि आप क्या कहते हैं, पैटर्न्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। यही चीज जब आप मशीन्स को सिखाते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी मेरी कॉन्टेक्स्ट समझ आ रही है। जी। चैट जीपीटी को आधे में से बात करो, उस बेचारे को नहीं समझ आती, उसको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है। और एक पूरी साइंस बन गई है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की साइंस बन गई पूरी। तो बेसिकली ये कि कर क्या रहा होता है वो, कि वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है, एट बेस्ट वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि आप अगली बात क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज डैश, तो वो देखेगा यार ये बंदा इस शक्ल का, ये है, मेरे डाटा में ये आ रहा है, ओके इसका नाम दानियाल है। तो वो इस तरह से करके फिल इन द ब्लैंक्स प्राइमरीली कर रहा होता है। ओके, इस पे बहुत पहले से काम हो रहा था, बहुत पहले से काम, आपने एक बात की थी उस पर मैं ऐड कर देता हूँ। इस पे पहले काम हो रहा था क्योंकि ये मैंने अभी जो आपको प्रॉब्लम बताया, ये एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास उस वक्त मटीरियल वो हार्डवेयर मौजूद नहीं था कि हम इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करें। तो ये साइंस दबी हुई थी और वो लोग कहते हैं यार ये डीप लर्निंग और ये इसका फायदा नहीं है, अभी तो हमारे पास इतना कंप्यूटर नहीं अवेलेबल। 90s में बेसिकली आपके पास एक चीज आई जिसको कहते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है वो आपका, तो जिस पे लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो वही चीज जो है उसने अलाउ किया कि हम पैरेलल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सके, जिसकी वजह से फिर ये साइंस एकदम डेवलप होना शुरू हुई। और 2017 में बेसिकली पेपर आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। वो आर्किटेक्चर है जो चैट जीपीटी के अंदर यूज हुआ है। उसके बाद फिर मल्टीपल और आर्किटेक्चर्स आए जिसपे जेमिनी बना, जिसपे डीप सीक बना, वो सब फिर उसके बाद शुरू। बिल्कुल, उनको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो काम करते हैं। अच्छा दानियाल, मुझे ये भी बताइए कि आज हम कुछ बात करते हैं तो वो फौरन हमारा फ़ोन सुनता है और वो उसी तरह का सारा डाटा हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, हमारे बगैर मांगे भी। तो ये किस तरह से काम करता है? और दूसरा जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी क्यों इतना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि हमारा मतलब हमारी इसमें सिक्योरिटी भी तो बहुत कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है ना। फिर कोई कहता है कि जो फ्रंट कैमरा है वो आपको रीड कर रहा होता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? अच्छा, एक चीज अंडरस्टैंड करें, मुझे याद है वो फेसबुक का जो पहला वो बना था, फेसबुक विल इज नाउ एंड फॉरएवर फ्री। एक चीज आप याद रखें, कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो या तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है। तो या तो वो प्राइस आपका पैसा है, अगर वो पैसे नहीं मांग रहा तो वो आपके अटेंशन पे खेल रहा है, वो नहीं मांग रहा तो आपके डाटा बेच रहा है। इनका जो बड़ा जो मॉडल है वो डाटा बेचने पे है। अभी भी जो बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स होते हैं वो कहते हैं जी हम आपको फ्री ट्रायल दे रहे हैं,
फ्री ट्रायल में उनको बेसिकली कस्टमर बेस मिल जाती है, उनको डेटा का एक्सेस मिल जाता है, उसके बाद वो डेटा बेचने के बैक एंड पे होता है। चूंकि ये बड़ी कंपनीज हैं, ये कर सकते हैं, ये मैं और आप करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और बंद हो जाएंगे। तो दैट्स अबाउट इट। इसको चले यहाँ तक ही रखते हैं। दूसरा आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी वो देखिए आप हमेशा ट्रैक हो रहे होते हैं और आपको इस असम्पशन के साथ ही चलना चाहिए। स्पेशली रिसेंटली एक कंट्री में कुछ फाइल्स रिलीज हुई हैं, तो उसमें जब आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि एक ग्रैंड स्कीम ऑफ कंट्रोल हमेशा से कोशिश रही है। वो कितनी कामयाब है या नहीं है वो नहीं मुझे पता, लेकिन एक कोशिश रही है और आपको उसी तरह से चलना चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो हमारी वालदा कहती थी बेटा किसी भी अजनबी से जो है वो बात नहीं करना, टॉफी नहीं लेना, गाड़ी में नहीं बैठना। अब वालिदैन को अब हमें ये समझ आनी चाहिए कि हमारी एग्जिस्टेंस दो प्लेन्स में है, एक फिजिकल प्लेन में है और एक डिजिटल प्लेन में है। अच्छा। तो जहां हमारी फिजिकल तरबियत होती थी कि बेटा इससे ऐसे बात करना, इससे नहीं करना, अंधेरी सड़क से नहीं जाना, किडनैप हो सकते हो, अब आपकी डिजिटल तरबियत भी होनी चाहिए जिसमें बेसिकली आपको बताना होगा बेटा फेसबुक प्रोफाइल में सबको ऐड नहीं करना, अपनी सारी पिक्चर्स आउट नहीं करना। एआई यूज करके लोग क्या क्या डीप फेक्स क्या क्या चीजें बना लेते हैं वो आपको अंदाजा है ऑलरेडी। आपको किसी को भी अपना पर्सनल डाटा नहीं देना, क्या चीज पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है। मैंने कुछ अक्लमंदों को देखा है कि वो अपने एग्जैक्ट डेटा एनआईसी और ये चीजें पब्लिश कर रहे होते हैं, ये चीजें नहीं पब्लिश करनी चाहिए। तो एक डिजिटल तरबियत भी होनी चाहिए और यही साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत है एक पर्सनल लेवल पे। ठीक है दानियल, जरा साइबर सिक्योरिटी पर ही जाऊंगा, जरा डेप्थ एनालिसिस पर चले जाते हैं क्योंकि आपने वो माइक्रोस्कोपिक अपना चश्मा पहन लिया है, तो अब साइबर पे बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया, बड़े इदारों के लिए, हसास इदारों के लिए, फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत ही कीमती हैं, कुछ इकोनॉमीज़ के लिए। तो इनके लिए साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज इस तरह बना कि जब आप एक साइबर वॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हैकिंग की तरफ जाते हैं, फिर हमारे पास दुनिया के अंदर एक तरफ हैकर्स आ गए, दूसरी तरफ फिर हुकूमती सतह पर क्रैकर्स आ गए, तो फिर हम ये देखते हैं कि एक नई दुनिया का आगाज़ हुआ, नई जंग का आगाज़ हुआ। मुझे आपसे लड़ने के लिए जहां आप बैठे हुए हैं वहां आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे लड़ने के लिए, आपकी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए या आपके काम को डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने वेपन्स, जो डिजिटल वेपन्स हैं, उनकी ज़रूरत है। हम इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस स्टेज पर हैं? अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? कहीं नहीं स्टैंड करते। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते, स्टैंड नहीं है हमारे पास। I'll be very blunt. The stuff that I know, the stuff that I've seen, हमें वाकई में अल्लाह पाक ने बचाया हुआ है कि अभी उस तरफ तो बात आई नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कैस्पर्सकी एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म है। हमें ऑलरेडी 2025 में 5.3 मिलियन साइबर अटैक्स हो चुके हैं मैलवेयर और रैंसमवेयर के फॉर्म में, जिसमें 24% कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। मेरा एक पूरा ताजमीन जावेद के साथ शो है जिसमें मैंने टेलीकॉम सेक्टर का पूरा बताया कि उधर क्या इश्यूज है। डाटा सेंटर्स हमारे अभी तक मैच्योर नहीं है, हमें उसकी प्रोविजंस की प्रॉब्लम होती है, वो अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे। इस काम के लिए आपको डेडिकेटेड मैन पावर और एक आपको पूरा चाहिए होता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था मीडियम पे अपने ब्लॉग पे, वो बेसिकली है कि हमें चार्टर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए इन सबको वो करने के लिए। ठीक है। अगस्त 6 में बाय द वे एक ब्लू लॉकर नाम का रैंसम नोट आया है। बेसिकली उसमें पाकिस्तान के जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा। वो आपका क्रिटिकली वो उसकी वल्नरेबिलिटीज सामने आई है। अच्छा। फिर FIA ने बेसिकली बताया कि भाई 30% इंक्रीज है कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। बल्कि एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, 2025 में आपका आईरिस पोर्टल, जहाँ हम में से कुछ बेचारे जो टैक्स देते हैं वो लोग टैक्स भरते हैं 60%, 40% तो वैसे ही हमारी शैडो इकोनॉमी है। तो वो हैकर्स ने 150 GB डाटा FBR का पब्लिश कर दिया डार्क वेब पे। तो वैसे उन हैकर्स को भी अफसोस हुआ होगा कि यार आधे से ज्यादा ने तो पैसे भरा नहीं, हम क्या इस पे चोरी करें। तो लेकिन ये है कि एक बेसिकली इंडियन साइबर फोर्स के नाम से एक एक्टिविस्ट ग्रुप था, उन्होंने आई थिंक तकरीबन मई 2025 में उन्होंने क्या कहते हैं ये डार्क वेब पे पब्लिश की थी, जो कि बहुत बड़ा मसला बना था। हाँ। तो जब तक प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमने तो ये देखा इस जंग में जो हमने भारत से जीती है, तो उसमें हमारा जो है IT का भी बहुत बड़ा रोल था। यानी कि हमने सिर्फ ये जंगी महाजों पे नहीं बल्कि साइबर वॉर भी लड़ी है, और इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े हैकर्स ने भी, और जिन्होंने वहाँ पर पूरी उनकी सैटेलाइट तबाह कर दी और बहुत सारे और सिस्टम डाउन कर दिए। तो ये सब भी तो हमें क्रेडिट जाता है। नहीं, मिलिट्री इज डिफरेंट। मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ ऑन कंट्री इंस्टीट्यूशन लेवल पे। मिलिट्री इज डिफरेंट।
अच्छा। मिलिट्री पे आप आता है वो एक डिफरेंट बात है। मिलिट्री के जो प्रोसीजर्स है और वो तो ऑब्वियसली वो लेटेस्ट प्रोसीजर्स पे चलते हैं। ठीक है। इसी वजह से अगर जंग का वो सिचुएशन आएगा वो एक डिफरेंट है। मैं भी उधर से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो आई नो कि वो अच्छा दानियाल इसको जरा से इस तरह से आप कर लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू हैव अ कन्वर्सेशन ओवर टॉपिक ऑफ मिलिट्री, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं भाई ये बुनियाद मरसूस के अंदर अकल हैरान थी, दंग थी। एक जहाज उड़ता है राफेल, और उस रॉफ को फेल करने के लिए 3 से 4 सेकंड के अंदर वो, या फिर 3 से 4 मिनट के अंदर वो रडार से गायब हो जाता है, नो कॉन्टेक्ट रेडियो के ऊपर। और फिर पता चलता है कि भाई जनाब हमारे जो शाहीन है, हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो जवान हैं, वो सब कुछ हैक करके बैठे हुए थे। कहाँ से उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, कब ये उड़ेगा, ये तमाम चीजें। तो मतलब हम अगर डेटरेंस की बात करें तो हम मिलिटरीली दुनिया से कुछ आगे है। बिल्कुल है, नहीं मिलिटरी डिफरेंस है। हमारी जो ज्यादातर चीजें चलती है वो फील्ड इंटेल कहते हैं उसको, हम उस पे ज्यादा वो करते हैं। साइबर डोमेन में वी डू नॉट हैव, साइबर डोमेन पे दुनिया जरा डिफरेंटली चल रही है, और उसमें मिलिट्री का काम एक्चुअली नहीं है, ये मैं और आप जैसे नॉर्मल लोगों का काम है। जो बैचलर्स लेवल पे बेचारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। इधर यहाँ पर लोग कंपनीज फाउंड कर रहे हैं, लोग इनोवेशन की बात करें, ये उनका काम है। हर चीज असल में हमारा वो सैलाब आता है जी, आर्मी देखेगी ये सारी चीजें, साइबर सिक्योरिटी है कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑन अ कंट्री लेवल, ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें कि कोई ऐसे खास इंस्टीट्यूट्स नहीं है हमारे यहाँ आईटी जो बहुत शुक्रिया। जो बनाए दे नीड टू मैच्योर, जो बनाए दे नीड टू वर्क अ लॉट टू कम एट पार। जो इंडिया और बाकी कंट्रीज जिस लेवल पे पहुंचे उस पर टाइम लेवल तक के पहुंचने में अभी हमें बहुत टाइम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दानियाल आपकी कीमती वक्त का, और ये भी बड़ा एक क्लियर हो गई चीज, मिलिटरीली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना आईटी के, तो हम वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और बल्कि 2-4 कदम आगे ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हम कहीं ना कहीं पीछे नहीं हैं। इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अब जो गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी वो भी आईटी टास्क फोर्स की मेंबर हैं, अरसे दराज से काम कर रही हैं। और इस मॉर्निंग स्पॉट को जब ये शुरू किया गया था ना 2 साल पहले, तो गालिबन पहले वीक के अंदर वो AI एक्सपर्ट के तौर पर जो है वो यहाँ पर आई थी, और अब ये पूरे 2 साल के बाद अब ज्वाइन कर रही हैं। कुछ ही देर में प्रोड्यूसर साहब बता देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब IT की बात आती है ना, तो हम देखते हैं कि IT की मिनिस्ट्री के अंदर बड़े जो है वो काम किए जा रहे थे। गवर्नर हाउस के अंदर आप देख रही थी कि IT के कोर्सेज कराए जा रहे थे बच्चों को, जो अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी IT के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, और वो बहुत बड़े लेवल पे करवाए जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग फ्री कोर्सेज आके कर रहे हैं। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, और कितने सारे ऐसे हैं। तो ये गवर्नर हाउस पे आप लोगों के लिए फ्री IT कोर्सेज हैं, और वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, 3 शोबे हैं जिनको ज़रा डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा AI, और तीसरा साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल। जब आप IT में जाते हैं तो आपके सामने तमाम गैजेट्स आ जाते हैं, तमाम ऐप्स खुल जाती है। फिर जब आप उसके अंदर AI का इस्तेमाल करते हैं तो आप और एडवांस हो जाते हैं। फिर मसला आता है आपकी हैकिंग का और क्रैकिंग का, तो उसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी वॉल की ज़रूरत होती है। जैसे आप अपने घर के अहाता होता है ना, हिसार बांधते हैं या फिर कोई गार्ड रखते हैं। अभी सारी जंग ही इसी पे AI की बुनियाद पर जीती जा रही है। जिस तरह से अमेरिका जो है उसने जो खामनाई को कत्ल कराने के लिए AI का सहारा लेते हुए तमाम सिक्योरिटी कैमरास को मॉनिटर के तौर पर एज अ टूल यूज़ किया, और AI से उनका निशाना लिया गया। और इसी तरह जो है ये साइबर सिक्योरिटी इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी आपको याद होगा कि अभी भी रिसेंटली इजराइल के अंदर जब जिस तरह इजराइल काम कर रहा था ना, जुल्म बांट रहा था, तो फिर ईरानी क्रैकर्स ने पूरे चैनल्स को हैक किया, और ईरान का बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम वो उस पर स्क्रीन पर चला भी है। तो ये भी हैकिंग हो रही होती है सॉफ्ट, आप इसको समझें कि पैगाम देने के लिए, कि किसी मिसाइल के साथ नहीं, किसी बम के साथ नहीं, किसी फौज के साथ नहीं, एक हैकिंग होती है, और फिर वो 3 से 4 मिनट के लिए पूरी टीवी स्क्रीन के ऊपर पैगाम चलना शुरू होता है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े हमले किए जाते हैं हैकिंग किए, और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी किए जाते हैं। अब इस पर ज़रा बात करेंगे। गेस्ट का मुझे बताइएगा कि ज्वाइन कर रही हैं, और अगर कर चुकी हैं तो फिर हम ठीक है। मरियम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मरियम AI टास्क फोर्स की मेंबर हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि हुकूमती सतह पर मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर या फिर एक ना एक दिन छोड़कर डिस्कशंस हो रहे होते हैं, फ्रूटफुल डिस्कशंस। आज भी डिस्कशन था, डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई थी। थोड़ी देर के अंदर जो है वो इन्होंने कहा कि ब्रेक लेकर जो है वो मैं मॉर्निंग शो का हिस्सा बनूंगी। मरियम हमारे साथ, मरियम जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम जमशेद खान,
मरियम थैंक यू सो मच। मैंने आज बताया कि पहले वीक के अंदर जब ये मॉर्निंग स्पॉट शुरू हुआ था तब भी आप हिस्सा थी, आज तकरीबन 1.5 साल के बाद दोबारा ज्वाइन किया है, कैसी हैं आप? मरियम आपकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा अपने पास से अपना वॉल्यूम। अब सही जी, आ रही अब है सही सरिता आ जी? फॉर हैविंग मी, एम आई ऑडिबल नाउ? जी बिल्कुल, अब सही आवाज़ आ रही है। मरियम ये बताएं एआई टास्क फोर्स क्या कर रही है और उसमें मरियम क्या कर रही हैं, कुछ बेहतरी आई है 1.5 साल में? बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। आप लोग हमारे काम भी देख रहे हैं। अभी हमारा AI वीक एक हो चुका है, उस वक्त मैं दुबई में थी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी, और दूसरे आ रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हमारे माशाल्लाह हर इंडस्ट्री के रेडी हैं, और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट भी हो गई। आपने देखा होगा कि जी। नादरा डिजिटल सिस्टम्स हैं हमारे पास, सब ज़्यादा हम ई सिस्टम्स के ऊपर जाते जा रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन हर इंडस्ट्री की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। So yes, there's a great progress, और बहुत अच्छी न्यूज़ है जो इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, अभी हमने ज़रा बात की थी एआई के ऊपर, अब हम चाह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर ज़रा इसको देखें कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और फिर इत्तेहादी हुकूमतें हैं, वैसे ही पाकिस्तान का इस वक्त इमेज बड़ा ऊपर जा रहा है। मैं ज़रा चाहता हूँ कि जो पड़ोसी एक मुल्क है जो इस वक्त जल कर सीख पाकर बैठा हुआ है, ये अपने आप को एआई चैंपियन समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी चैंपियन समझते हैं, ज़रा इनकी हकीकत तो बताएं मरियम। जी, मैं डायरेक्टली किसी को इस तरीके से डिग्रेड तो नहीं करना नहीं, चाहूंगी, आप हमारे बारे में बता दें, पाकिस्तान के बारे में बता दें। Where we stand? पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं पार्ट हूँ एआई टास्क फोर्स का, तो एनएफटी का। लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जितनी भी हैं या फिर हमारे एशिया में माशाल्लाह एआई के ऊपर हमारा जो एआई मैप के ऊपर बहुत अच्छा लेवल है, जिसके अंदर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं, डिफेंस सिस्टम्स हमारे माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी साइबर टीम इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। अभी हाल ही में जो हमारा एक अच्छा सिस्टम्स को सबने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने हमारी मुल्क का दिफा किया, और फिर उसके अंदर आईटी टीम का हमारा बहुत बड़ा रोल था। अच्छा। जिसके अंदर उनके सिस्टम्स को हैक करना, फिर उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स को हैक करके उनको डॉच करना, उनको मिस इन्फॉर्म करना, एंड देन फिर हमारे डिफेंस सिस्टम्स जो है वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस एग्रीकल्चर में अब होना स्टार्ट हो गई हैं, ड्रोन क्रॉपिंग एंड एवरीथिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टफ। तो माशाल्लाह वी आर ऑन अ ग्रेट लेवल, और आगे हमारी पॉलिसी जो है वो भी जो है कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है। एआई पॉलिसी आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और बहुत अच्छी पॉलिसी हमने जो है EU AI एक्ट को कॉपी करते हुए बनाया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स, हमारे आवाम की प्रॉब्लम्स, हमारी अपनी IT की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पॉलिसी बनाई है, जिसके अंदर अभी भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स हो रही हैं, और हर रोज़ हमारा एक नया जो है वो कदम होता है AI की। अच्छा मरियम, क्या तमाम स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये जो AI है और IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में सब सिलेबस में अपडेट हो चुका है? सब अभी हो रहा है, अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं ऑफिशियल, अभी हुआ नहीं है सब स्कूल्स में, लेकिन बहुत स्कूल्स में प्राइवेटली तो हो चुका है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि हो जाएगा, तो लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली इतने रिसोर्सेज और इतने टीचर्स सबकी ज़रूरत होती है, तो टीचर्स ट्रेनिंग्स चल रही हैं। उसके लिए पूरा जो है वो मेरा अपना जो मेरी कंपनी है टेक हार्बर, उसके अंदर भी हमने ग्रेड 1 to 10 का पूरा करिकुलम है, बुक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने बनाई हैं, तो वो बच्चों को हमने स्कूल्स में कराची में भी इम्प्लीमेंट किया है, और ऑनलाइन हमारे पास UK US से और दीगर ममालिक से बच्चे हम उनको भी पढ़ाते हैं। तो इसी तरह हमारी तरफ से प्राइवेट लेवल पे भी लोग काम करें, और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन। कल मैंने मरियम से बात की तो मैंने कहा मरियम, मैं अगर ये होस्टिंग के साथ साथ AI की फील्ड में आना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मरियम अब ऑन एयर ये सवाल कर लेते हैं, ये तो आप बता चुकी हैं बहुत दफ़ा, और ये आपकी वीडियोस भी हैं कि करना क्या पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा है डिजिटल दुनिया के अंदर हैकिंग होती है, फिर उसके बाद सब कुछ वीडियो लीक हो जाना, वायरल हो जाना, ऐसे प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, डेटा कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो उस डेटा का लीक हो जाना, रेड जो है वो वारंट जारी हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के कि भाई वो इस चीज़ के अंदर खरीदो फरोख्त में होते हैं। खतरात कौन कौन से हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं इस फील्ड के?
देखिए हर फील्ड के अंदर अपने चैलेंजेस भी हैं और उसके बेनिफिट्स भी हैं, तो इस तरह एआई के अंदर भी है। अगर आपको याद होगा तो इंटरनेट के अगर हम यूजेज जनरल देखें तो उसके अंदर भी इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना एथिकली यूज करना है। सो दिस इज द मेन थिंग। तो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जो इसमें खतरात का आपने सवाल किया, तो उसके बहुत बड़े लेवल पे खतरात हो सकते हैं। इकोनॉमी आपकी डिस्ट्रक्ट हो सकती है, आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है, कंपनीज की रिपुटेशन, कंपनीज का कस्टमर डाटा लीक हो सकता है, आपके अगर कोई हॉस्पिटल सिस्टम्स एआई पे एचएमएस चल रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, तो आपके रिपोर्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं। डायग्नोसिस के अंदर जो एआई हो रही है उसके अंदर खतरात है। मतलब इट कैन बी ऑन अ बिगर लेवल अगर हम खतरात, मतलब हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते एआई पर। नहीं, खतरात से मेरा मतलब है कि गलत इस्तेमाल करेंगे गलत तो। इस्तेमाल, बट अच्छा। इफ यू आर यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली, अब मैं उसी तरह कर रही हूँ, और इफ यू आर यूजिंग इट विद एथिकल कंसिडरेशंस, सही। जिसकी पॉलिसीज बनी है, हर मुल्क की अब तो तकरीबन पॉलिसी बन चुकी है विद यूएन का अगर हम देखें विजन 2030 ऑफ एआई, तो उसको फॉलो करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास। ये आप उसी चीज की बात कर रही हैं। इस टर्म को मैं जरा व्यूवर्स को समझा दूं। जो आपने एथिक्स की बात की है नाज़रीन, आप देखते हैं कि आप मुख्तलिफ ऐप्स को यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एम आई राइट मरियम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर एक पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं जिसको हमें यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल डीप फेक्स हैं। मैं अभी प्रेसिडेंट का फेस अपने ऊपर लगा के आपसे उन्हीं की वॉइस क्लोनिंग में बात कर सकती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं लाइव कॉल में उनका फेस और अपनी वॉइस इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और ये चीजें, तो इसको लिमिट बिल्कुल हम आजकल यही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ने भी जगह ले लिया है, क्योंकि एआई बहुत सारे शक्लें बदल कर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क वाज़ेह हो जाता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। बिल्कुल। अभी हमारी जनरल, क्योंकि एआई की 3 जो है अभी टाइप्स हैं जो कॉमन है, वैसे तो 7 to 8 टाइप्स हैं, लेकिन जिसमें जनरल है, नैरो है और सुपर इंटेलिजेंस है। तो अभी तो हम नैरो इंटेलिजेंस में, विच इज जस्ट द फर्स्ट फेज ऑफ एआई। जनरल इंटेलिजेंस वो होगी जिसमें एआई बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर सेम टू सेम जैसे मैं एक्ट करती हूँ वो आ जाए, और सुपर इंटेलिजेंस इज दैट जो ह्यूमन को सरपास कर जाए। सरपास तो क्या मुस्तकबिल में एआई इंसानों की जगह ले सकती है? मुस्तकबिल में एआई इंसानों की जगह ले नहीं सकती, बट एआई इंसानों को अपडेट कर सकती है, उनकी एक्टिविटीज इन्हांस कर सकती है और उनके लिए जिंदगी आसान बना सकती है, कामों को और आपकी एक्टिविटी ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में। मरियम, ये सवाल तो आपसे बहुत होता होगा जो अभी आपने अफशीन ने किया कि क्या एआई इंसानों की जगह ले सकती है। इसके बहुत सारे जवाब भी होते हैं, कहीं पर ले रही है, कहीं पर नहीं ले रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इसके अंदर अब आ रही है या आने वाली है, क्या इंसान की जो सोच का मयार है, जो लेवल है, इस एआई का लेवल भी वही होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि बैठकर कभी आइंस्टाइन की थ्योरी अब हम पढ़ लेते हैं, कभी हम हमारे जो मुसलमान सियासतदान थे उनकी जो इजादात हैं उनकी, उसके पीछे पूरे एक फ़लसफ़े और सोच होती थी। क्या एआई उस सोच तक जाएगा, या फिर जो चीज़ें हमारे पास एक्सप्लोर हो चुकी हैं, इन्वेंट हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं, उन्हीं बेसिस के ऊपर जोड़ तोड़ करके 2+2 जमा 2 जो है वो 4 करता रहेगा एआई? नहीं, एआई जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है एआई की, वो मशीन लर्निंग का एक सब कैटेगरी है जिसके अंदर एआई अपने ही डिसीजन जो गलत लेता है उससे खुद ही सीखता है। अच्छा। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो एआई को और बेहतर से बेहतर बनाए, जिससे वो अपने बेहतर फैसले ले सकता है। अभी हाल ही में बीबीसी ने भी इसको कवर किया था। मैं उसकी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से एआई जो है वो इंसानों के लेवल के ऊपर अब काम करने लगा या उनको सरपास कर सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हर इंडस्ट्री में कर सकता है। कहीं कहीं हो रहा है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में हो रहा है कि ह्यूमन से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह गैरी कैस्परोव एक चेस चैंपियन थे जो बहुत सालों से बार बार चेस जीतते थे, तो उसको एआई ने हरा दिया। तो इसी तरीके से 2-3 और एग्जाम्पल है। अभी बीबीसी ने कवर किया था कि एक वेल्स कार्डिफ यूके का इलाका है, वहाँ से एक लड़की थी 23 ईयर्स की, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स को इसे कहते थे एंग्जाइटी है, कोई कहता था इसको एपिलेप्सी है, कोई कहता था कि इसको सीजर्स हैं। इस तरीके से डिफरेंट उसकी डायग्नोसिस होती थी, बट वो कोमा में चली गई। जब वो कोमा में गई, वो वापस होश में आई 3 दिन बाद, तो उसने चैट जीपीटी को अपनी चीज़ें बताई। यूके के डॉक्टर्स उसको नहीं थे,
देख पा रहे थे हम सॉरी कि क्या है। तो फिर चैट जीपीटी ने उसको 2-3 ऑप्शंस दिए कि तुम्हारी ये 3 बीमारियां हो सकती है, इसमें से ये तुम्हारी डायग्नोसिस है। उसने अपने जनरल फिजिशियन को बताया, तो जो डॉक्टर्स का बोर्ड नहीं कर पा रहा था वो चैट जीपीटी डायग्नोसिस सही निकली और लड़की का इलाज हो गया। तो ये अभी आप अगर bbc.com पे जाएं तो उसमें पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, लास्ट वीक ही ये वाक़या हुआ है। तो कहीं कहीं हमारे ह्यूमंस से बेहतर मेडिकल डायग्नोसिस एआई कर लेता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है, कैंसर की, ट्यूबरक्लोसिस की स्कैनिंग के अंदर बहुत हेल्प कर रहा है। जो ह्यूमन माइनर चीज़ें नहीं देख पाते वो एआई ज़्यादा बेहतर डायग्नोस करती है। बट जहाँ क्रिएटिविटी की बात आती है, जहाँ एथिकल यूज़ की बात आती है, जहाँ पे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स की बात है, वो ह्यूमन के ज़्यादा बेहतर है, और इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अभी तक एआई के ऊपर नहीं पहुंच सकी, और उसको शायद 100 साल भी लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं, बट ह्यूमन के इक्विवेलेंट आने में टाइम लगेगा। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बड़ा कीमती लफ्ज है आने वाली दुनिया के लिए, और खासतौर पे एआई रोबोट्स और एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जो रोबोट्स होंगे, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन अगर कोई रोबोट होगा तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते होते हैं खूनी या फिर हमारे रिश्ते होते हैं दुनियावी, इन रिश्तों के अंदर हमारे पास एक इमोशंस होते हैं। क्या ये इमोशंस हम इस्तेमाल में ला सकेंगे इन रोबोट्स के लिए, इस एआई के अंदर बेहतर तरीके से, या कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर कि अगर ये इनके इमोशंस बिगड़ जाएं तो ये ख़तरनाक भी हो जाता है? जी, अभी काम हो रहा है कि ह्यूमंस की तरह एआई के अंदर इमोशंस डाले जाएं। इसमें जापान और चाइना का बहुत ज़्यादा रोल है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं, इसमें ह्यूमंस के फेसेस वगैरह तो सिलिकॉन से बिल्कुल ऐसे ही है कि व्हेन यू टच देम तो आपको स्किन वैसे फील होगी। बट अभी तक जो है ना, ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको अचीव करने के लिए इट इज़ वेरी हाइपोथेटिकल। नो वन कैन से कि कितना टाइम लगेगा। 100% इंटेलिजेंस ऑब्वियसली, मुझे लगता है ये व्यूअर्स जो है समझ गए कि मैं एलन मस्क की जो है वो एआई गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं चाइना में होने वाले जो रोबोट्स है ना, जो बच्चों की आया होती हैं, केयर करती हैं उनकी, तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें भी क्या ममता हो सकती है, नहीं हो सकती। बहरहाल मरियम, बड़ा अच्छा ये टॉपिक है, थैंक यू वेरी मच। इतना ज़्यादा हद तक वो इमोशनल, अभी मैं ये बोलूँ कि हाइपोथेटिकल है, इतने ज़्यादा इमोशंस आना अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ना ही वो आगे हो सकेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें एडवांसमेंट्स चाहिए। यू नेवर नो, एआई कैन डू एनीथिंग बट नॉट एट दैट लेवल, अभी हम नहीं पहुँचे। चलिए, बहुत शुक्रिया, मरियम हमारे साथ मौजूद थी। और इस वक्त एआई की अशद ज़रूरत तो है, लेकिन एआई को भी हमारी ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ना कि एआई के लिए भी हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है और ह्यूमन हैंड की ज़रूरत है, उसी सॉफ्टवेयर को फीड करने की ज़रूरत है। तो घबराना आपने नहीं है बिल्कुल भी, कौम से खिताब करते हुए कि घबराना नहीं है आपने। एआई आ चुकी है, आ नहीं रही है, लेकिन एआई के पीछे भी वही बैठे हैं जो पहले बैठे थे। अच्छा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आखिर में एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगी उवैस मिर्ज़ा के लिए, जो हमारे गेस्ट है अपने मॉर्निंग शो में। हम उनको इनवाइट करते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं। उन्होंने मेरे ही सेंट माय वे अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कॉर्ड्स पेंडेंट, जो कि मुझे रिसीव हो चुका है। उवैस मिर्ज़ा ने भेजा है, इसने ब्रेसलेट भी भेजा है, और ब्रेसलेट के साथ साथ जो है वो पेंडेंट भी है। और फिर फिलहाल जो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं वो भाई कल जाकर बहरिया से वो रात के 3 बजे वापस लेकर आए, तो थैंक यू सो मच। और वेस, आप हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, हमेशा बताते हैं अभी गिफ्ट भेजा है, क्या पता चीज़ें अच्छी हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। और जितने हमारे गेस्ट आज पैनलिस्ट थे उनका भी शुक्रिया कि एक खूबसूरत टॉपिक को आज हमने कवर किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, और मरियम भी मेरे ख्याल अभी ऑनलाइन थी हमारे साथ, तो मरियम ऑफलाइन हो चुकी है, वरना हम कहते हैं। मरियम, आपका भी बहुत शुक्रिया, और दानियाल का भी। और भाई इजाज़त दें अब अफशीन को भी, मुझे भी, मेरी टीम को भी। कल अच्छे से टॉपिक के साथ वापस आ रहे हैं, जब तक के लिए।